स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे कि लेज़र की प्रोडक्शन के लिए रेजोनेटर्स क्यों ज़रूरी हैं। हमने अ, बड़ी दफ़ा जो है प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो कैविटी रेजोनेटर की बात की है। तो आज हम इसकी ज़रूरत पे बहस करेंगे कि ये रेजोनेटर या कैविटी रेजोनेटर जो है हमें लेज़र की प्रोडक्शन के लिए क्यों चाहिए। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम बात ये कर चुके हैं कि जो लेज़र लेज़र रेजोनेटर्स होते हैं इनका जो मेन काम होता है वो फीडबैक करना होता है। तो इस प्रोसेस को हम ऑप्टिकल फीडबैक कहते थे क्योंकि मिरर्स की मदद से जो है वो हम फीडबैक का प्रोसेस अटेन करते हैं। तो जो मेन काम इनका होता है रेजोनेटर्स का, जो हम इन डिटेल जो है वो आगे देखेंगे कि these resonators are necessary to produce a significant amount of laser light। तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम लेज़र लाइट जो है वो लेज़र रेजोनेटर की मदद से जो है वो हासिल करते हैं यूजिंग स्टिमुलेटेड एमिशन। तो अब हम उस सवाल की तरफ आते हैं कि वाई a रेजोनेटर इज रिक्वायर्ड इन लेज़र एक्शन, कि लेज़र प्रोडक्शन के लिए एक रेजोनेटर की ऑप्टिकल रेजोनेटर की ऑप्टिकल फीडबैक सेटअप की हमें क्यों ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई मटेरियल है, कोई एक्टिव मटेरियल है, लेज़र रॉड है, ये जिसमें हम लेज़र का जो प्रोसेस है वो हासिल कर सकते हैं, जिसमें जो है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन पैदा की जा सकती है। और उसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है पैदा की हुई है और सफिशेंट पॉपुलेशन इन्वर्जन है, यानी कि जितना उसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन वाला प्रोसेस हो सकता है वो हो चुका है। तो वो एक हम रॉड जो है वो ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। और आपको पता है कि किसी भी स्टेट के अंदर जब कोई जो है वो एटम मौजूद होता है तो वो आफ्टर सम टाइम अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आता है, चाहे वो नॉर्मल स्टेट हो चाहे वो मेटास्टेबल स्टेट हो। तो जो लेज़र एक्शन है, जो लेज़र रॉड में स्टार्ट होगा वो एक्सटर्नली इंजेक्टेड फोटोन से नहीं होता, बल्कि स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से जो फोटोन पैदा होता है उसी से जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो चलता है। तो हम ये फर्ज कर रहे हैं कि हमारे पास जो मटेरियल मौजूद है उसमें जो है वो मैक्सिमम पॉपुलेशन वर्जन जो है वो मौजूद है, और एक उसमें फोटोन है जो स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से वहाँ पर पैदा हुआ है। और वो आगे जो है वो एक एटम को या दो एटम को हम फर्ज कर लेते हैं कि वो उसके पास इतनी सफिशेंट एनर्जी है कि वो तीन एक्साइटेड एटम्स को जो है वो डी एक्साइट कर सकता है अपनी जो भी प्रोसेस वहाँ पर होता है रेजोनेंस का। तो उस प्रोसेस के बाद वो तीन फोटॉन्स को जो है वो डी एक्साइट कर सकता है फ्रॉम मेटास्टेबल स्टेट, जब वो तीनों एटम्स के साथ जो है वन बाय वन जो है वो इंटरेक्ट करेगा। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि एक जो फोटोन है एक स्पेसिफिक रॉड में जो है वो तीन जो था वो फोटॉन्स पैदा कर सका, यानी इसके अंदर जो प्रोसेस हुआ उससे हमें जो फोटॉन्स मिले वो तीन मिले। एक जो है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से और दूसरा जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से। तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इस हिस्से में जो है वो तीन आए। अब चूंकि जैसे कि हमें पता है कि ये जो स्टिमुलेटेड एमिशन से फोटॉन्स हमें मिलते हैं ये सारे के सारे जो वो सिमिलर होते हैं, लिहाजा एक फोटॉन जिसने ये जिससे टोटल जब वो तीन फोटॉन्स हमें मिले, जब वो सिमिलर रॉड के अंदर इनकी इस तरह का एक और रॉड है उसके अंदर वो जाएंगे। तो इस तरह हमारे चूंकि हर एक में तीन फोटॉन्स पैदा करने की, जितने फोटॉन्स उसने पहले पैदा किए थे उतने फोटॉन्स पैदा करने की एबिलिटी मौजूद है। तो अगर यहाँ पे एक स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से हुआ था, दो उसने पैदा किए, टोटल तीन हो गए। तो यहाँ पर जो तीन हैं जब ये दो दो प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास जो वो नाइन फोटॉन्स हैं वो हो जाएंगे, क्योंकि तीन ये वाले होंगे और दो दो उनके जो वो पैदा करेंगे। तो इस तरह जो है इसमें हमारे पास नाइन फोटॉन्स मिलेंगे।
और जब ये 9 फोटॉन्स, क्योंकि ये भी स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से हुए हैं, तो अब जो फोटॉन्स हमारे पास जब उसी तरह का रॉड अगला मौजूद है, वहाँ पर हमें 27 फोटॉन्स जो मिलेंगे। तो इस तरह अगर हम फोटॉन्स को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक और जो है ऐसा ही रॉड हमें लगाना पड़ेगा, या फिर ये होगा कि हमें एक ही रॉड जो है वो मैक्सिमम लेंथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। या तो हम ऐसे कर लें या फिर हम रॉड जो है वो लेंथी रॉड लें। लेकिन अगर हम ये लेंथी रॉड लेते हैं तो फिर हमें या इस तरह की सेटअप इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक से ज़ायद रॉड्स लेने पड़ते हैं, या फिर उनके इक्विवेलेंट जो कि लेंथी रॉड जो है वो लेना पड़ता है। तो इससे हमारी जो लेज़र की कॉस्ट है वो भी बढ़ सकती है। तो इसलिए हम एक ऐसा सेटअप जो है उसको देखते हैं जिससे एक रॉड से काम जो है वो चल सकता हो। तो हम इजीली उसको जो है वो गैस कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक जो है वो मिरर लगा दें और यहाँ पे एक जो है वो मिरर लगा दें, तो इसमें जो फोटॉन्स होंगे जब वो जाएंगे तब भी वो आइटम के साथ इंटरेक्ट करेंगे और स्टिमुलेटेड एमिशन जो वो कॉज करेंगे, और जब वो वापस आएंगे तो तब भी वो स्टिमुलेटेड एमिशन जो वो कॉज करेंगे। तो जितनी दफ़ा वो इस हिस्से में ऑसिलेट करेंगे उतने ही ज़्यादा उनकी इंटरेक्शन होगी, और उस इंटरेक्शन से उतने ही ज़्यादा फोटॉन्स जो हैं वो हमें मिलेंगे। तो इस तरह हम उनको बार बार एक दो ऑप्टिकल डिवाइसेस के दरमियान, ये दो मिरर्स के दरमियान उनको ऑसिलेट करवा के अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फोटॉन्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो लेजरिंग मटेरियल है उसकी कंजप्शन भी कम होती है, लेज़र का साइज भी जो है वो कम होता है, जो उसकी कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये रीज़न होती है कि हम एक लेंथी रॉड इस्तेमाल करने की बजाय एक जो कैविटी रेजोनेटर का सेटअप है वो अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ पे उसी चीज़ को जो है वो डिस्कस किया गया है कि अगर हमारे पास ये चीज़ है तो इससे बेहतर जो सेटअप होगा वो क्या होगा, ताकि हम इसी वजह से जो है फोटॉन्स जो है वो एक ही रॉड से हासिल कर सकें। तो यहाँ पे उसको जो है वो बताया गया है कि जब एक दफ़ा ये हमारा फोटॉन्स है वो इधर से मूव करेगा, इसमें जो स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से पैदा हुआ था उसने दो सॉरी स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से जो पैदा हुआ था, तो उसने स्टिमुलेटेड एमिशन जो वो पॉज किया, जिससे टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स जो वो 3 हो गए। जब ये तीनों जो है बैकवर्ड मूव करेंगे इसी रॉड में से, तो हर एक में दो की पैदा करने की एबिलिटी है। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे यहाँ पे 9 हो जाएंगे। और जब ये 9 जो है दोबारा इस रॉड के अंदर से मूव करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है 27 हो जाएंगे। अब चूंकि एक जैसे ही फोटॉन्स हैं तो जब ये मूव करेंगे 27 फोटॉन्स, तो फिर जो है वो 81 फोटॉन्स जो है उसमें पैदा होंगे। तो रॉड हमारे की लेंथ जो है वो उतनी ही है, लेकिन सिर्फ उनकी जो प्रोपेगेशन टाइम है अगर हम वो बढ़ाते हैं तो उससे जो है हमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो फोटॉन्स जो हैं वो मिल जाते हैं। तो इस तरह हम एक ऑप्टिकल रेजोनेटर डिज़ाइन करके एक सिंगल लेज़र रॉड से, एक छोटे लेज़र रॉड से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो लेज़र पावर जो है वो गेन कर सकते हैं, यही नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो हम गेन कर सकते हैं। तो ये जो मिरर्स होते हैं इन ये टोटली जो है वो 100% रिफ्लेक्टिंग कह लें कि होते, लेकिन आइडियली ऐसे नहीं होता। तो अगर हमने लेज़र को अभी जो है वो सफिशेंट पावर तक उसको रेज करना है, उसकी पावर रेज करनी है, तो हम आउटपुट जो है वो नहीं लेते। लेकिन अगर हमने आउटपुट लेनी हो तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारी मिरर्स हैं उनमें से एक मिरर जो है वो 100% रिफ्लेक्टिंग होगा, और एक मिरर जो है उसको हम थोड़ा सा पार्शियल रिफ्लेक्टिंग करते हैं, ताकि जब हमें आउटपुट की ज़रूरत हो तो हम जो है वहाँ से उसको ओपन करके उसका शटर या उसका गेट ओपन करके वहाँ से हासिल कर सकें। तो जनरली जो है वो 50% जो है वो रखा जाता है जहाँ से हमने आउटपुट जो है वो लेनी होती है, यहाँ से लाइट जो हमने आउटपुट जो है वो ट्रांसफ़र करनी होती है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम नाम देते हैं ऑसिलेटिंग पावर, उसकी तरफ हम चलते हैं। तो इफ द फोटॉन्स जो हमने अभी देखा है बाउंस बैक एंड फोर्थ बिटवीन मिरर्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम,
तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट, एक स्टेडी स्टेट के ऊपर जो हमारा लेजर जो पहुंच जाता है और उसके ऊपर जो उसकी पावर होती है उसको हम कांस्टेंट पावर कहते हैं। तो ये परफेक्टली कांस्टेंट नहीं होती, रिलेटिवली कांस्टेंट होती है, क्योंकि ये जैसे जैसे फोटॉन्स हमारे मूव करते हैं उसमें वेरिएशन आती है। तो इस वेरिएशन को जो है वो हम जो हमारी डायग्राम है उससे जो है इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे उस डायग्राम को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि हमारी जो लेज़र पावर है वो किस तरह जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, बल्कि तब्दील होती रहती है। तो यहाँ पे एक ग्राफ की मदद से, ग्राफ और डायग्राम की मदद से इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर इस एक्सिस के लॉन्ग हमने जो है वो सर्कुलेटिंग पावर प्लॉट की है, और इस तरफ जो है हमने जो हमारी लेंथ है वो, और जो स्टिमुलेटेड एमिशन वेव से पावर हमारा लेजर गेन करता है उसको हमने प्लॉट किया है। तो इसको जो हम देखते हैं कि किस तरह ये पावर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, और किस तरह इसमें जो है वो कमी आती है, और किस तरह प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू करता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि इसमें स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से एक फोटोन जो है वो पैदा हुआ, सॉरी, स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से ये फोटोन पैदा हुआ और उसने स्टिमुलेटेड एमिशन जो वो कॉज किया। अब चूंकि ये रॉड है तो जैसे जैसे इसमें ये मूव करेगा तो ये स्टिमुलेटेड एमिशन जो वो कॉज करेगा। तो जब ये स्टिमुलेटेड एमिशन कॉज करेगा तो हमारे फोटॉन्स की जो तादाद होगी वो इंक्रीज करेगी। तो ये हमारी फोटॉन्स की जो तादाद है वो इंक्रीज कर रही है, एक्सपोनेंशियली उसमें जो है इंक्रीज है। तो जब ये यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, कुछ चूंकि इस हिस्से में किसी किस्म का जो हो मटेरियल मौजूद नहीं बल्कि ओपन स्पेस है, लिहाजा जितने फोटॉन्स यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ उतने ही फोटॉन्स जो हैं वो पहुंचेंगे। तो इसलिए हमारा ये जो ग्राफ है वहाँ पे स्ट्रेट है, यानी हमारी जो लेज़र में, लेज़र की पावर में ये नंबर ऑफ फोटॉन्स में इजाफा जो है वो इतने हिस्से में नहीं हुआ। तो अब अगर हम जो है वो पावर जो लेज़र है उसको आउटपुट में लेते हैं, तो यहाँ पर जो है फोटॉन्स जो हैं वो बाहर जाएंगे। जब फोटॉन्स बाहर जाएंगे तो उनकी जो तादाद है वो डेफिनेटली कम हो जाएगी। तो जब तादाद कम हो जाएगी तो हमारी जो सर्कुलेटिंग पावर है, जो एनर्जी, क्योंकि हर फोटॉन जो है वो एनर्जी रखता है, तो इसलिए हमारी जो एनर्जी है फोटॉन्स की, फोटॉन्स के यहाँ निकलने से जो इतने हिस्से में एनर्जी मौजूद होगी वो कम हो जाएगी, जो पावर है वो कम हो जाएगी। तो हमारा जो ग्राफ है वो नीचे आ जाएगा इस तरह, यानी कि पावर कम हो गई है। अब इसके बाद जितने भी फोटॉन्स बचेंगे इनके निकलने के बाद वो जो है वो वापस रिफ्लेक्ट बैक होंगे। तो ये रिफ्लेक्ट बैक हुआ, चूंकि यहाँ से लेके यहाँ तक किसी किस्म का जो है वो एटम्स के साथ या एक्टिव मटेरियल के साथ इंटरेक्शन नहीं है, तो इसलिए हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार है वो कांस्टेंट है। तो उसके बाद जैसे ही हमारे जो फोटॉन्स हैं वो मटेरियल के अंदर एंटर होते हैं तो उनका एटम के साथ इंटरेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है और स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा जो ग्राफ है वो अपवर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो अपवर्ड होना क्यों शुरू हो जाएगा? क्योंकि इसमें अब जो फोटॉन्स की तादाद है वो बढ़ रही है, और पहले से ये ऊपर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये तो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था एक फोटॉन से, लेकिन ये जो वापस आ रहे हैं ये एक नहीं है, ये कई हैं, जिनमें से हमने कुछ हमने यहाँ पे ले लिए थे। तो इसलिए वापस आते हुए उनमें जो इजाफा होगा वो पहले से, जो एनर्जी होगी पहले से ज़्यादा होगी, और फिर जो है वो जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो जितना वो यहाँ पर पहुँचेंगे उतना ही एट फोटॉन्स यहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि बीच में जो है वो गैप मौजूद है और पावर हमारी कांस्टेंट है, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। तो लिहाजा जितनी कमी जो थी वो इनके निकलने से हुई थी वो यहाँ से फिलअप जो है वो हो सकती है जब ये ऑसिलेट बैक करेंगे। तो अब यहाँ पर भी जो हमारा ग्राफ है वो डाउन जा रहा है। ये हमें ये बता रहा है कि जैसे मैंने पहले बात की है कि एक मिरर जो है वो 100% रिफ्लेक्टिंग होता है, लेकिन ये एक आइडियल सिचुएशन है। तो आइडियली कोई भी चीज़ जो है वो 100% नहीं है, कोई भी मिरर 100% रिफ्लेक्टिंग नहीं है, लिहाजा कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है वो लॉस होता है। अब चूंकि ये 100% रिफ्लेक्टिंग नहीं है, लिहाजा कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है वो एनर्जी लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड मूव करता है।
तो फिर ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, फोटॉन्स यहाँ से जो है बैकवर्ड मूव करते हैं, और इस तरह ये हमारे जो पार है वो ऑसिलेट करती रहती है, और जो नेट अमाउंट होती है इसमें वो कांस्टेंट रहती है। इसलिए हमने इसको परफेक्टली कांस्टेंट नहीं कहा था, बल्कि रिलेटिवली कांस्टेंट जो है वो उसका नाम दिया था। तो यहाँ से जो हम देख सकते हैं कि एनर्जी पर यूनिट टाइम, जिसको हम पावर का नाम देते हैं, वेरीज बिटवीन द मिरर्स इन अ सर्कुलर पैटर्न, हैंस नेम्ड सर्कुलेटिंग पावर। तो इसलिए हमने इसको सर्कुलेटिंग पावर जो था वो कहा था। द सर्कुलेटिंग पावर ड्रॉप्स शॉन बाय डाउनवर्ड एरोस, जैसे कभी हमने देखा है कि यहाँ पे और यहाँ पे ये जो है वो ड्रॉप होती है। तो जो circulating power drops at the output mirror because part of the light is transmitted through the mirror. The remaining light travels through the gain medium where it is partially replenished. दोबारा फिर जो stimulated emission होता है और जो कमी हुई होती है फोटॉन्स की वो उसमें पूरी हो जाती है, जैसा कि अभी हमने इसको प्रीवियसली देखा है। तो there is a small loss at the back mirror, रीजन उसकी बिकॉज मिरर इज नॉट अ परफेक्ट रिफ्लेक्टर, 100% नहीं होता, तो इस वजह से कुछ वहाँ पे कमी आ जाती है, और फिर दोबारा जो है वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेकंड मिरर, जैसा कि हमने हमें देखा था। तो इस तरह जो है वो ये सर्कल जो है वो कंप्लीट होता है और ये चलता रहता है। तो अब जो आउटपुट पावर है उसके बारे में हम बात करते हैं। दो किस्म की पावर है, एक हमारी पावर जो है वो लेज़र के अंदर है जो सर्कुलेट कर रही है, और एक हमने लेज़र से जो बाहर लेनी है, दैट इज नोन एज आउटपुट पावर। तो आउटपुट पावर जो होती है ये हमारे सर्कुलेटिंग पावर का जो है पार्ट होती है, क्योंकि इसी से जो है हमें आउटपुट जो है वो मिलनी होती है। जितनी सर्कुलेटिंग पावर जो है वो ज़्यादा होगी तो आउटपुट पावर जो है वो भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आउटपुट पावर इज प्रोपोर्शनल टू सर्कुलेटिंग पावर। और इसको अगर हम इस तरह लिखें तो प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आएगा मिरर का, जहाँ से हमारी लेजर जो है वो बाहर जा रही है। तो टाउ इज द ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ द आउटपुट मिरर and P out P circular are the output and circulating powers respectively. तो these equations say that for a specific circulating power, यानी अगर हम एक constant circulating power मौजूद है, the output power is proportional to the mirror transmission। तो output power जो होगी mirror transmission के proportional होगी। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि अगर हम जो है वो उसका ट्रांसमिशन बढ़ा देते हैं मिरर का, तो पावर भी बढ़ेगी। तो ये हम इसको आसानी से इसके बारे में अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, सोच भी सकते हैं कि हमें पहले तो आउटपुट जो है वो ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन जैसे जैसे जब आप आउटपुट ज़्यादा लेंगे तो आपके फोटॉन्स जो हैं जो सर्किट पावर के थे वो ज़्यादा बाहर निकल जाएंगे। जब वो ज़्यादा बाहर निकल जाएंगे तो फिर क्या होगा, वापस जो फोटॉन्स आ रहे थे उनकी तादाद जो है वो रिलेटिवली कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो हमें उतने फोटॉन्स जो है वो नहीं मिलेंगे जितने के पहले थे। तो इसलिए एक ऑप्टिमम जो वैल्यू है वो रखी जाती है बिटवीन दी आउटपुट पावर और जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट होता है मिरर का उसका। तो मेरे स्टूडेंट्स, आपको आज के लेक्चर की जो है वो समझ आ गई होगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।